स्टूडेंट्स, हम फेडरल बोर्ड के केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के 2019 के पेपर को पास्ट पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका हम सेक्शन ए पहले सॉल्व किया, सेक्शन बी हम सॉल्व कर चुके हैं और हम सेक्शन सी भी सॉल्व कर चुके हैं। हम सेक्शन डी पे थे, इसको सेक्शन डी सॉल्व कर रहे थे। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लिया है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमने क्या कर रहे हैं, हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 में जो क्वेश्चंस होते हैं, दोनों पार्ट्स जो हैं वो चैप्टर 7, आपकी जो फेडरल बोर्ड की बुक है इसकी चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक के जो चैप्टर्स हैं इनके टॉपिक्स में से होते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में वो कह रहे हैं, स्टेट ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ sulfur trioxide, increase in temperature and increase in pressure on the following reactions at equilibrium. ये क्या है, SO2 gives SO2 plus O2 gives in a reversible reaction gives sulfur trioxide, delta H is equal to -198 kilojoules per mole. इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने आंसर शीट पे आ गए। आंसर शीट पे हम ऑलरेडी हम इस पे सेक्शन डी को सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट ए है। हमने यहाँ पे मेंशन किया कि क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे हैं और पार्ट ए हम करने लगे हैं। फिर हमने ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की हेडिंग दी, स्टेटमेंट की हेडिंग दी और हमने पहले बताया ली शैटलियर्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे सो एज टू नलिफाई एज far as possible the effect of that stress। यानी कि अगर किसी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, जैसे कि ये वाला सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर हम इस पे कोई स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, चाहे हम कंसंट्रेशन कोई डाल दें, कोई निकाल दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर घटा दें, प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर घटा दें, इनमें से कुछ भी हम करके अगर हम क्या करते हैं, सिस्टम को स्ट्रेस दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम सिस्टम को स्ट्रेस दे रहे हैं, तो क्या करेगा, इस स्ट्रेस के इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश करेगा। किस तरह से, ये आगे जो हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें हम बताएंगे। अब हमें आगे इसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की कि क्या करें, हम इफेक्ट को डिस्क्राइब करें, इस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करें थ्रू इफेक्ट्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो पहले हम बताएंगे इफेक्ट्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें हम बताएंगे कि अगर देखिए ना, इक्वेशन यहाँ पर मौजूद है, हमने इक्वेशन भी यहाँ पर बड़ी बड़ी करके लिख दी, ठीक है, हमने स्टेटमेंट के बाद लिख दी। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड को क्या करना है, डिक्रीज अगर होती है तो क्या इफेक्ट होगा, इस प्रिंसिपल के थ्रू क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। तो हम ये देखते हैं कि हम बताएंगे कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इंक्रीज करती है तो इससे क्या होगा, ये चाहे हम इसको रिमूव करके करेंगे, ये जैसे ये बन रहा है हम इसको रिमूव करें, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिक्रीज्ड बाय रिमूविंग इट एज सून एज इट इज फॉर्म्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब ये कम होना शुरू हो गई, स्ट्रेस ये हुआ कि ये जो है वो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं, जैसे ये बन रही है हम इसको निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करती है, इंक्रीज करती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा, ताकि ये क्या हो, इस स्ट्रेस को, जो ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का जो स्ट्रेस है, इसको जो है वो क्या किया जा सके, नलिफाई किया जा सके। क्वेश्चन की दूसरी डिमांड है कि क्या डिस्क्राइब करें इंक्रीज इन टेम्परेचर को। तो हमने नेक्स्ट हेडिंग जो देंगे वो हम देंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर की। हमने इंक्रीज इन टेम्परेचर की हेडिंग दी। फिर हम इसमें बताएंगे कि अब एक तो हमने यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको भी चलने सामने रखेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको भी सामने रखेंगे। तो हम बताएंगे कि बिकॉज अबव रिएक्शन इस क्या है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ डेल्टा एच क्या है, माइनस में है। तो हम कहते हैं कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, अब माइनस में होने का मतलब है हीट रिलीज हुई है, जो चीज़ रिलीज होगी, देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड भी तो रिलीज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हीट भी रिलीज हो रही है, तो हीट को हम एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट साइड पे हीट को लिख दिया। फिर हम देखते हैं कि अब क्या होता है कि हमने कहा कि बिकॉज अबव रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक वी कैन राइट सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 gives सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस हीट। Heat can be treated as if it were a substance involved in the reaction। यानी कि हीट को हमने ऐसे ट्रीट किया जैसे ये कोई सब्सटेंस हो, जिस तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है। सो हम फिर उसके बाद लिखेंगे according to Le Chatelier's principle, an increase in temperature will shift the reaction from right to left in order to absorb the added heat and to counteract the increase in temperature।
अब अगर हम हीट को इंक्रीज करें इसका मतलब है ये वाला सब्सटेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो यानी प्रोडक्ट साइड पे जो है वो इंक्रीज आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो इस तरफ को मूव करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके मुकाबले में क्या है, रिएक्टेंट्स कम पड़ गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स कम हो गए और प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए, इनकी कंसनट्रेशन प्रोडक्ट्स में हम हीट को हम शुमार कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने हीट इंक्रीज की है ना, टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब हीट इंक्रीज की। तो क्या होता है कि जी सिस्टम जो है वो जो मजीद हीट हमने ऐड किया उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, यानी कि ये चीज़ कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी बजाय रिलीज होने के, और कंज्यूम होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। और हम देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की एज अ रिजल्ट जो है वो जो इसकी कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर और ऑक्सीजन गैस की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज होना शुरू होगी। और हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इसी के अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट करेगा अपने आप को, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन की अगली डिमांड थी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर की, ये बताना है, इसको डिस्क्राइब करना है अकॉर्डिंग टू ली शार्टलीज प्रिंसिपल। इस पे हम आ जाते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि जो ये इफेक्ट है किस तरह से होता है। इफ यू इंक्रीज प्रेशर ऑन द सिस्टम, the reaction system will reduce its volume by reducing the number of molecules present। यानी कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं इसी रिएक्शन सिस्टम में तो क्या होगा कि रिएक्शन सिस्टम जो है वो अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, रिड्यूस कर देगा या डिक्रीज कर देगा, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उनको भी डिक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब है दिस मीन्स दैट द रिएक्शन विल शिफ्ट टू द राइट, because in this direction three molecules react to produce two molecules of SO3। यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इस इक्वेशन को भी सामने रखें कि अगर हम इसका मतलब है अगर हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। और राइट की तरफ शिफ्ट करने का मतलब है कि क्या होगा, जो ये थ्री मॉलिक्यूल्स हैं ये टू मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, यानी इस तरफ को जाना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिड्यूस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बने। तो रिड्यूस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यहाँ तीन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन को फोकस होगा इसका। और इसके आगे हम क्या कहते हैं, इसके आगे हम लिखेंगे कि दिस दस रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम। This means the equilibrium position will shift towards the side involving the smaller number of gaseous molecules, जैसे हमने बात की in the balanced chemical equation। तो इस तरह हमने ली शार्टलीज प्रिंसिपल को सामने रखते हुए इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड को यहाँ पर मेंशन किया, और इससे पहले हमने ली शार्टलीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट दी थी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 5 का ए पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट हम देख लेते हैं। अब वापस हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ आ गए हैं। इसमें वो कहते हैं डिफाइन catalysis, how does a catalyst increase the rate of a chemical reaction, also differentiate between homogeneous and heterogeneous catalysis। अब एक मार्क के लिए आपने कैटालिसिस की डेफिनेशन देनी है, 2 मार्क्स के लिए आपने बताना है कि कैटालिस्ट जो है वो किस तरह से रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और 3 मार्क्स के लिए आपने डिफरेंसेस देने हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस कैटालिसिस के। तो हमने क्या किया कि अपने क्वेश्चन पेपर में पार्ट बी मेंशन किया, फिर हमने पहली हेडिंग दी कैटालिसिस की, फिर दूसरी हेडिंग दी डेफिनेशन की, फिर हमने इसमें बताया कि कैटालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन by adding a substance known as a catalyst which is not consumed in the catalyzed reaction and can continue to act repeatedly। यानी कैटालिसिस जो है ऐसा प्रोसेस होता है जिससे केमिकल रिएक्शन की रेट स्पीड अप हो जाता है, इंक्रीज होता है। किस तरह से कि हम एक कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, और ये खुद जो है वो यूज़ नहीं होता रिएक्शंस में, लेकिन ये क्या करता है कि ये क्या करते हैं, रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। अब हम उसके बाद बताएंगे कि हाउ कैटलिस्ट वर्क। अब कैटलिस्ट provides an alternate way for the reaction to happen which has a lower हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमने यहाँ से 2 दफ़ा एन लिखा था, एक को मिटा दिया। हम क्या कहते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो एक ऑल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करता है कि रिएक्शन जो है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो। अब जितनी लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही रिएक्शन जो है वो स्पीडीली होगा। ऐसा ही है ना, अगर कोई छोटी हिल होगी, कोई छोटे माउंटेन होंगे, उसको हम जल्दी से सर कर लेंगे, उस पर जल्दी से गुजर जाएंगे। जितना ऊंचाई की जो है जितनी ऊंची जो है वो क्या होगी, पहाड़ी होगी, उसको हम उतनी मुश्किल से सर कर सकेंगे।
तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि कैटलिस्ट जो है वो एक ऐसा ऑल्टरनेटिव मेथड प्रोवाइड कर देता है कि रिएक्शन जो है वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के साथ जो है वो टेक प्लेस करता है। और अब ये जो द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स दिस ऑल्टरनेट मैकेनिज्म टू द रिएक्शन बाय, अब कौन कौन से प्रोसीजर से ये कर सकता है। एक तो ये है कि ओरिएंटिंग द रिएक्टिंग पार्टिकल्स इन सच अ वे दैट सक्सेसफुल कोलिजन्स आर मोर लाइकली, यानी कि एक तो तरीका है कि कैटलिस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे कि जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं वो उनकी सक्सेसफुल कोलिजन, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल कोलिजन्स हों। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से और स्पीडीली जो है वो रिएक्शन होगा। इसी तरह बी, इसका एक और जो मेथड होता है ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है, वो क्या होता है, रिएक्टिंग विद द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट दैट रिक्वायर्स लोअर एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। यानी कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है, और उसके बाद इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनती है। जब इंटरमीडिएट टूटता है और कैटलिस्ट वापस आ जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये इंटरमीडिएट बना के प्रोडक्ट बनाना जो है वो इतना वो आसान होता है, वो लोअर एनर्जी पे होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए। ऐसी सूरत हाल में ये वाला मेथड जो है वो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कैटलिस्ट वर्क करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड, उन्होंने यहाँ पे डिमांड किया था कि डिफरेंस भी बताएं होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटालिसिस का। इसके लिए हमने यहाँ हेडिंग दी, डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटालिसिस। और जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डिफरेंसेस मांगे तो बीच में लाइन लगा दें, एक कॉलम दो कॉलम बना दें, एक कॉलम में लिखें होमोजेनस कैटालिसिस, दूसरे कॉलम में लिखें हेट्रोजेनस कैटालिसिस। तो हम पहले होमोजेनस कैटालिसिस के कॉलम में यहाँ पर पहले बताएंगे। इसका डिफरेंस नंबर 1 आ जाएगा, इन होमोजेनस कैटालिसिस द कैटलिस्ट इज इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट्स। जो होमोजेनस कैटालिसिस होती है उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो उसी फेज में होता है, अगर सॉलिड लिक्विड गैस में से वही फेज होगी जो कि रिएक्टेंट्स की फेज होगी। अगर रिएक्टेंट सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई सा है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड लिक्विड या गैस ही होगा। जिस तरह एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक एस्टर है, ये एक्वस फॉर्म में है, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में, यानी कि सब एक ही फेज में है। और फिर देखिए जो कैटलिस्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो हम देख रहे हैं रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट जो है वो सेम फेज में है। दूसरी जानिब हम हेट्रोजेनस कैटालिसिस के कॉलम में लिखेंगे, इन अ हेट्रोजेनस कैटालिसिस द कैटलिस्ट इज इन अ डिफरेंट फेज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। यानी कि जो हेट्रोजेनस कैटालिसिस इसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स जो हैं वो अलग अलग फेजेस में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी हम यहाँ देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो गैसेस हैं, ये कंबाइन करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड टू गिव अमोनिया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में, ये जो आयरन ऑक्साइड है इसलिए सॉलिड है, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो गैसेस हैं। तो रिएक्टेंट्स गैसेस में है और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये हेट्रोजेनस कैटालिसिस है। फिर सेकंड जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा, इन होमोजेनस कैटालिसिस मोस्टली द कैटलिस्ट इज इन लिक्विड और गैसियस फेज एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम। तो हम कहते हैं कि जो होमोजेनस कैटालिसिस में क्या होता है कि जी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है जो कैटलिस्ट होता है, और ये आमतौर पे जो कैटलिस्ट होता है और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाए जा रहे होते हैं आमतौर पे, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गैसियस या लिक्विड स्टेट में होमोजेनस कैटालिसिस होती है। और इन heterogeneous catalysis हम कहते हैं the catalyst is usually in solid phase while reactants are in liquid या gaseous phase. Such reactions often contain transition metals as pure metals या फिर अमेटल हेलाइड या अमेटल ऑक्साइड। बिल्कुल वही चीज़ जो हमने यहाँ एग्जाम्पल में दिखाई भी है कि वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे बताएंगे कि द कैटलिस्ट इज यूजुअली इन सॉलिड फेज, जैसे कि यहाँ पे ये आयरन ऑक्साइड है, और इनमें क्या होता है आमतौर पे हम एक ट्रांजिशन मेटल का जो है वो या तो उसको प्योर मेटल या मेटल हेलाइड या मेटल क्लोर ऑक्साइड ले रहे होते हैं, और ये हमने यहाँ मेटल ऑक्साइड लिया हुआ है, और एक ट्रांजिशन मेटल ही है ये आयरन जो है इसका ऑक्साइड है। और हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस या लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो यहाँ पर हमने ये दिखाया कि ये गैसियस स्टेट में है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और यूँ तीनों रिक्वायरमेंट्स जो हैं जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो हमने यहाँ पर पूरी कर दी। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व कर लिए, जो कि किस में से आए हुए थे, चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर 12 जो आपकी फेडरल बोर्ड की बुक है, इनमें इनके टॉपिक्स में से ये आए हुए थे क्वेश्चंस। और ये किसके लिए थे, ये क्वेश्चन ये टोटल मार्क्स इसके 13 थे इस क्वेश्चन 5 के। क्वेश्चन 6 भी हम सॉल्व करेंगे, इसके पार्ट ए पार्ट बी दोनों हम सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।